हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम नदी द्वारा अपरदन और निक्षेप के कारण बनने वाली जो स्थाकृतियां हैं उनके विषय में पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहले हम नदी के द्वारा अपरदन से बनने वाली जो स्थाकृतियां हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने देखो वी आकार की घाटी पढ़ ली है और जलप्रपात, जल गर्तिका, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका है, इनका अध्ययन हमने कर दिया है। और आज हम नदी विसर्प का अध्ययन करेंगे कि नदी विसर्प क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखो बोर्ड पे डायग्राम बना रखे हैं कुछ। अब नदी विसर्प देखो क्या होता है। नदी जो विसर्प है ये जो स्थिति है नदी की, ये रूढ़ावस्था में होती है। रूढ़ावस्था, ठीक है। जब जो नदी है, जब पहाड़ से नीचे आती है, मैदान में प्रवेश करती है, तब क्या होता है कि धरातल तो देखो समतल होता है। इसमें देखो समतल समतल धरातल होता है। ठीक है, कुछ पहाड़ियां होती है, कुछ पहाड़ियां, कुछ पहाड़ियां होती हैं, तो कुछ असमानता इसमें होती है धरातल के अंदर। ठीक है। और इस वजह से जो नदी है वो नदी बल खाती हुई चलती है। देखो नदी इस तरह से चलेगी, ठीक है, बल खाती हुई। ठीक है। कई तरह के मोड़ है वो नदी में बनेंगे, इसे ही विसर्प कहते हैं। देखो इस तरह के जब मोड़ बनते हैं नदी में, वो उन्हें ही नदी मियांडर, ठीक है, नदी मियांडर भी कहते हैं इसे, या नदी विसर्प कहते हैं। नदी विसर्प या नदी मियांडर, ठीक है, नदी विसर्प या नदी मियांडर कहते हैं इसे। अब ये जो नदी मियांडर जो शब्द है, एशिया माइनर में नदी है, एशिया माइनर माइनर की मियांडर नदी, उससे लिया गया है। एशिया माइनर में जो मियांडर नदी है वो इसी तरह से बल खाती हुई चलती है, तो इसलिए इसे नदी मियांडर कहा गया है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है उसी मियांडर नदी की तरह है, बल खाती हुई। अब इसमें देखो दो किनारे बनते हैं, नदी मियांडर में दो किनारे बनते हैं। एक तो बनता है उत्तल और एक अवतल। ठीक है, दो किनारे बनते हैं। अब नदी का ये जो किनारा है ये अवतल किनारा है, और ये जो किनारा बन रहा है ये उत्तल किनारा है। अब जो अवतल किनारा है, तो यहाँ पर देखो अपर्दन का कार्य अधिक होता है। अपर्दन, ये जो जो अवतल किनारा होगा नदी का, यहाँ अपर्दन का कार्य अधिक होगा, क्योंकि नदी देखो तेज बहाव होगा नदी का, इस तरह से बहते आ रही है और यहाँ टक्कर मारेगी। इस साइड जो ये जो किनारा है नदी का, यहाँ टक्कर मारेगी और यहाँ अपर्दन का कार्य करेगी। यहाँ से जब टकराएगी नदी तेज गति से, फिर आगे तक बढ़ेगी तो इसकी गति कुछ कम हो जाएगी। और जो उत्तर किनारा है यहाँ, यहाँ जो नदी है निक्षेप कार्य करेगी। निक्षेप यानी जो अवसाद है उनको यहाँ जमाने का कार्य करेगी, यहाँ जमा कर देगी नदी। ठीक है।
यही नदी विसर्ग है। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूं। जब नदी प्रौढ़ावस्था में, जब पर्वत से जब नीचे उतरती है और ये जब धरातल पे आती है, जो समतल, लगभग लगभग समतल होता है, पूर्ण रूप से समतल नहीं होता है, और उस दराल में कुछ पहाड़ियां भी होती हैं। तो इस वजह से जो नदी है वो कुछ बल खाती हुई सी चलती है इस तरीके से, तो इसे नदी मियांडर कहते हैं। और जो नदी मियांडर है, एशिया माइनर में बहने वाली नदी मियांडर से इसका नाम ये नदी मियांडर ही पड़ा है। इसे नदी विसर्ग या नदी मियांडर कहते हैं। और जो नदी विसर्ग है इसमें दो किनारे बनते हैं, एक अवतल और दूसरा उत्तल। जो अवतल किनारा होता है यहाँ पर अपरदन का कार्य अधिक होता है, क्योंकि नदी का जो वेग है वो अधिक रहता है, यहाँ सीधा टकराता है, तो अपरदन का कार्य यहाँ अधिक होता है। और जो उत्तल किनारा है यहाँ निक्षेप का कार्य अधिक होता है। तो यहाँ देखो, ये जो नदी है ये उत्तल किनारा है और ये नीचे उत्तल किनारा होगा। ठीक है, यहाँ से देखो जब जल आएगा वो सीधा टकराएगा, और यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा तो ये गति जो है धीमी रहेगी। यहाँ फिर वापस जो जल है इसकी गति तेज हो जाएगी, तो यह अवतल किनारा होगा ऐसे। ठीक है, तो ये था नदी विसर्ग। अब नदी विसर्ग है वो देखो कई तरह के होते हैं। सामान्य नदी विसर्ग भी होते हैं, और एक और है नदी विसर्ग है अधकर्तित अधकर्तित विसर्ग। देखो, ये भी जो नदी विसर्ग है उसका एक टाइप है, एक प्रकार है। देखो तीन तरीके नदी विसर्ग बनते हैं। एक सामान्य बनता है विसर्ग, एक अधकर्तित विसर्ग, और तीसरा बनता है बेमेल ये विसर्ग। बेमेल विसर्ग तीन तरह के बनते हैं, लेकिन ये समझने वाले समझने वाला है जो अधकर्तित विसर्ग है। बाकी दोनों जो विसर्ग है वो आसान है, आप जब बुक में से पढ़ोगे तो आप स्वयं ही समझ जाओगे ये। तो देखो अधकर्तित विसर्ग है ना, देखो ये कैसे बनता है। देखो नदी में, सुनिए, नदी में बाधा उत्पन्न होने पर, अब नदी में बाधा उत्पन्न होने पर मतलब जब नदी जो बह रही है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो इसे देखो नवोन मेष कहते हैं। नवोन मेष, ठीक है, नवोन मेष की का मतलब हो गया जो नदी है। देखो जो नदी है समुद्र में गिर रही है उससे पहले इसका नवोन्मेष हो जाता है, यानी जो नदी है वो वापस युवा अवस्था में आ जाती है। युवा अवस्था, युवा अवस्था में आने का मतलब क्या हो गया, अब नदी है अपनी घाटी को गहरा करेगी। घाटी को गहरा करेगी मतलब लंबवत अपर्दन होगा अब। ठीक है, लंबवत अपर्दन वापस शुरू कर देती है नदी नवोन्मेष की क्रिया के कारण। जो नवोन्मेष है वो नदी में बाधा उत्पन्न होने की वजह से होता है। तो जो इससे देखो क्या होता है, जो चक्र है, ठीक है, वो जो अपर्दन चक्र है, अपर्दन चक्र
शीघ्रता से खत्म नहीं होता है। अब शीघ्रता से खत्म क्यों नहीं होता कि जो नदी है अपनी जीर्णावस्था में आ गई थी, अचानक से उसमें बाधा उत्पन्न होने से वो नवोन्मेष उसमें हो जाता है, यानी नवोन्मेष में यानी वापस से वो नवीन कंडीशन में आ जाती है, यानी युवा अवस्था में आ जाती है और नदी नदी अपनी घाटी को गहरा करने लग जाती है वापस। तो जो अपर्दन चक्र है उसका जो समय है वो बढ़ जाता है। वो जो नदी है वो अपनी जीर्णावस्था को प्राप्त कर रही थी, वो वापस युवा अवस्था में आ जाती है। तो यही अदकर्तित विसर्ग कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। अब देखो यहाँ गोखुर झील लिखा है मैंने, गोखुर झील, और ये भी गोखुर झील। ये देखो इससे जो नदी है जो मियांडर बना रही है, तो ये देखो यहाँ जो दूरी है वो बहुत कम है। तो नदी जब मियांडर जब बनाती है तो ये जो दूरी है आपस में मिल जाती है, ये नदी, ये जो दूरी है ये नदी है आपस में मिल जाती है। तो नदी है इस तरह से बहने लगती है और ये जो आकृति है ये अलग हो जाती है। ठीक है, अब नदी क्या है अपने मार्ग से बहने लगी अब, और ये आकृति अलग हो गई। अब यह आकृति है जो अलग हो गई है, नदी का ये जो भाग है अलग हो गया है, इसे ही गोखुर झील कहते हैं, गोखुर झील। ठीक है, देखो जो नदी है जब धरातल पे समतल धरातल पे आके बह रही थी इस तरीके से बल खाती हुई, तो जो नदी है फिर अपनी सीधी बहने लगती है और ये जो भाग है नदी का अलग हो जाता है। इस अलग हुए भाग को ही गोखुर झील कहते हैं। ये देखो ये गोखुर झील है, अगर नदी इस तरह से बह रही है तो ये गोखुर झील हो जाएगी। ठीक है, ये भाग अलग हो जाएगा जो नदी का है, ये गोखुर झील कहलाएगी। ठीक है, ये गोखुर झील है। उसके बाद है अपर्दन की में आता है संप्राय मैदान, पेनी प्लेन। देखो उसके बाद है संप्राय मैदान, पेनी प्लेन। इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। उसके बाद हम पेनी प्लेन संप्राय मैदान के बारे विषय में पढ़ते हैं। देखो पेनी प्लेन, ठीक है, यहाँ संप्राय मैदान भी कह सकते हैं इसे। देखो तो पेनी प्लेन की जो संकल्पना है ये डेविस के द्वारा दी गई है। डेविस ने कहा जब अपवर्तन चक्र पूर्ण हो जाता है तो धरातल समतल हो जाता है, तो उसे डेविस ने पेनी प्लेन नाम दिया था। तो समतल अपवर्तन चक्र पूर्ण होने पर संप्राय मैदान बनता है। ठीक है, जिसे पेनी प्लेन भी कहते हैं। और ये जो संप्राय मैदान होता है इसमें मतलब जो पहाड़ियां है उसके अवशेष होते हैं। ठीक है, पहाड़ियों के जो अवशेष हैं उसे पहाड़ियों के अवशेष को मोनाड नॉक कहते हैं। ठीक है, जो अवशेष होती है पहाड़ियों के, देखो इस तरह का समतल होता है बाल, कुछ पहाड़ियों के अवशेष रह जाते हैं जिन्हें
मोनाड नौ कहते हैं। ये जो आकृतियां है जो बनाई है, ये मोनाड नौ की आकृतियां है। तो ये जो अपर्दन से बनने वाली जो आकृतियां है, आकृतियां, वो कंप्लीट हो गई है, वो हमने सारी पढ़ दी है। तो अपर्दन से कौन कौन सी आकृतियां बनती है। देखो हमने वी आकार की घाटी पढ़ी है, वी आकार की घाटी। और इस वी आकार की घाटी में हमने गॉर्ज और कैनियन पढ़ा था, फिर हमने जलप्रपात पढ़ा, और आज नदी विसर्प है, और पेनिप्लेन, जलगर्ती का संरचनात्मक सोपान, ये पेनिप्लेन, नदी विसर्प, ये गोखुर झील, ये सारी जो अपर्दन से बनने वाली कृतियां हैं, ये हमने पढ़ दी है। अब अपर्दन के बाद अब बारी आती है निक्षेप की। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निक्षेप होता क्यों है, निक्षेप के होने के कारण क्या है, कि किस लिए निक्षेप है ये बनता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे निक्षेप के द्वारा कौन कौन सी कृतियां है वो बनती है। तो अब पढ़ते हैं निक्षेप के कारण, कि किन कारणों से जो निक्षेप की क्रिया होती है। देखो इसमें निक्षेप के दो कारण बताए गए हैं, कि नदी के वेग में कमी, और दूसरा है नदी में अवसाद भार की वृद्धि। और जो पहला कारण है उसे चार भागों में बांटा है, कि जो नदी का वेग है वो किन कारणों से कम हो जाता है। देखो पहला है नदी के जल मार्ग ढाल में कमी। सेकंड है नदी के जल में अधिक विस्तार। थर्ड पॉइंट है नदी के मार्ग में अवरोध। चौथा पॉइंट है नदी के जल के आयतन में कमी। तो ये चार चार कारण हैं वो बताए गए हैं, और नदी के वेग में कमी से ये संबंधित है। अब नदी का जो वेग है, नदी का प्रवाह है, वो कम कैसे हो रहा है वो देखते हैं। देखो नदी के जल मार्ग ढाल में कमी। देखो नदी जब पर्वत से निकलती है, पर्वत पर अगर नदी बहती है तो ढाल क्या है, अधिक होता है। ढाल अधिक होता है तो जो नदी है वो उसकी गति तेज होती है, नदी की गति तेज होती है। लेकिन जैसे ही ढाल कम होता है, जब नदी पर्वत के बाद जब धरा धरातल पे आती है, मतलब मैदान में आती है, जब नदी मैदान में आती है तो ढाल कम होता है। मैदान में ढाल कम होता है। देखो ढाल कम होते ही नदी का जो वेग है वो अपने आप कम हो जाएगा। नदी के जल मार्ग में ढाल में कमी। अब देखो ढाल में कमी मैदान में ही आएगी, क्यों? मैदान देखो समतल होता है। मैदान इस तरह से समतल होता है, जबकि जो पहाड़ होता है, देखो ढाल कैसे है पहाड़ का, इस तरह से है। तो नदी का जो वेग होगा वो तीव्र होगा यहाँ पे, ठीक है, ढाल के ऊपर। तो नदी के ढाल में कमी के कारण नदी का जो वेग है उसमें कमी आ जाती है। फिर है नदी के जल में अधिक विस्तार। अब नदी के जल में अधिक विस्तार, देखो जब नदी है पहाड़ों में बहती है तो इसका जो जल है, जल तंग घाटी में बहता है, तंग घाटी में या घाटियों में बहता है, ठीक है। ये एक तंग घाटी है, मान लो यहाँ जल बह रहा है, तो ये तीव्र गति से होगा। उसके बाद जो नदी मैदान में प्रवेश करेगी फिर क्या होगा, ये देखो नदी की चौड़ाई बढ़ जाएगी और गति उतनी नहीं रहेगी फिर जल की, ठीक है। तो इस तरीके से जो नदी का जो जल है उसमें विस्तार हो जाएगा। विस्तार होते ही क्या है, जो नदी का जो वेग है वो भी कम हो जाएगा। तो ये दूसरा कारण भी आप समझ गए होंगे। फिर है नदी के मार्ग में अवरोध।
अब कोई नदी बह रही है, उसके मार्ग में अवरोध आ जाता है। ठीक है, अवरोध आ जाता है। अवरोध में देखो, देखो नदी के मार्ग में अवरोध के कारण, अब अवरोध किस कारण से होगा नदी के मार्ग में? यहाँ तो देखो लैंडस्लाइड जब होती है, जब जो पर्वतीय क्षेत्रों में जब लैंडस्लाइड हो लैंडस्लाइड होती है, ये भूस्खलन होता है, तब जो चट्टानें हैं वो नदी के मार्ग में आ जाती है। ठीक है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड होती है तब, और जब बालू का स्तूप नदी के प्रवाह मार्ग में आ जाते हैं, तो रुकावट हो जाती है नदी के मार्ग में। तो इस वजह से भी जो नदी है उसके वेग में कमी हो जाती है। उसके बाद चौथा कारण है कि नदी के जल के आयतन में कमी। अब जो नदी का जल है उसके आयतन में कमी हो जाती है। अब नदी के जल में आयतन में कमी देखो कैसे हो रही है। देखो इसमें देखो कई बार जलवायु परिवर्तन हो जाता है। जलवायु परिवर्तन, अब जब जलवायु परिवर्तन होता है तो वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। तो वर्षा की मात्रा जब कम हो जाएगी तो नदी में जल की मात्रा भी घट जाएगी और नदी का जो आयतन में कमी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कारण है कि शुष्क भागों में वाष्पीकरण द्वारा जल का विनाश। जो शुष्क भाग है जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, तो वहाँ जो जल है वो वाष्पीकरण की जो क्रिया के द्वारा वो भाप बन के उड़ जाता है। उस वजह से भी जो नदी के जो जल है उसके आयतन में कमी आती है और नदी का वेग कम होता है। फिर है निस्पंदन। देखो निस्पंदन का अर्थ है जब भूमिगत भूमिगत रिसाव, तो भूमि में जो जल है भूमि के अंदर जल का रिसना, जो भूमिगत जल, जब भूमि के अंदर जब जल रिसता है, भूमि के अंदर जब जल जाता है तो उसे निस्पंदन कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी जो नदी का जो आयतन है उसमें कमी आती है और नदी का वेग है वो कम हो जाता है। तो ये कुछ कारण थे, जैसे मानव के द्वारा नहर बनाने, नहर आदि के लिए नदी के जल का बड़े पैमाने में उपयोग। अब कोई नदी है उससे जब नहर निकालेंगे तो उस नदी के जल के आयतन में भी कमी आएगी। और उसके बाद अगर कोई नदी है, नदी बह रही है, तो उसकी जो मुख्य धारा है वो कई शाखाओं में बट जाती है। उस वजह से भी नदी का जो आयतन है, आयतन में कमी आती है। आयतन में कमी से फिर वेग में कमी आ जाती है। तो ये थे नदी में वेग में के कमी के कारण। एक ढाल में कमी होने से, नदी का जो अधिक विस्तार होने से, नदी में अवरोध उत्पन्न होने से और नदी के आयतन में कमी आने से, इन सभी वजह से नदी के वेग में कमी आती है, जो कि निक्षेप के कारण है। उसके बाद है नदी में अवसाद भार की वृद्धि। देखो अवसाद भार की वृद्धि, अवसाद कंकर पत्थर यही है और रेत, ये अवसाद में आते हैं। जब नदी देखो पहाड़ पे होती है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ अगर कोई नदी होती है तब तो वो आसानी से, तब तो जो नदी है वो आसानी से जो अवसाद है उनको ले आती है, क्योंकि ढाल भी अधिक है और नदी का जो वेग है वो भी अधिक है। लेकिन मैदान में मैदान में जब नदी आती है तो जो बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है, जो पत्थर के
बड़े टुकड़े होते हैं तो वो बह नहीं पाते हैं नदी के साथ, क्योंकि एक तो वेग भी कम हो गया, ठीक है, ढाल भी नहीं है, ढाल भी कम हो गया, और टुकड़े हैं जो पत्थर के हैं वो बड़े हैं। तो इसलिए जो अवसाद के जो भार है उसे नदी है वो वह नहीं कर पाती है, इसलिए भी इसके जो जो ये निक्षेप का कार्य करती है। अब जैसे नदी जब पहाड़ से उतरती है तो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होंगे, तो जो पहाड़ का जो निचला भाग है यहाँ देखो इकट्ठे हो जाएंगे बड़े बड़े टुकड़े पत्थर के, ठीक है, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, वो नदी के साथ आगे प्रवाहित नहीं हो पाते। तो ये जो आकृति बनती है इसे जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख कहते हैं, जलोढ़ शंकु या पंख, या जलोढ़ पंख कहते हैं इस द्वारा बनने वाली आकृति को, जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहते हैं। तो ये निक्षेप के कारण थे। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम नदी के निक्षेप के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे। देखो इसमें जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बालू का पुलिन, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा, ये आकृतियां हैं जो निक्षेप से बनती हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।